हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो आज की वीडियो का मुख्य केंद्र बिंदु होगा। इससे पहले हमने सभी विदेशियों के आगमन को पढ़ लिया है। सभी जो कंपनियां भारत में आई थी उनके आगमन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनमें कि मुख्य रूप से नाम आप सभी के सामने लिखे हैं: रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शो। ये सारे के सारे जो लिखे हैं आपके सामने, ये सभी इसमें मुख्य हैं। अब हम चलते हैं, आज के सारे बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है वो आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ जरूरी बातें। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज्ञानकोश का हमने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए, टॉप करंट अफेयर के लिए, हिस्ट्री के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, मनोविज्ञान के लिए अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर्स ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले 1757 से 1760 तक और बाद में फिर 1765 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के गवर्नर रहे थे। बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 1765 में की थी। इसके अनुसार क्या हुआ था कि जो बादशाह जो था, जो शाह आलम द्वितीय था, उसे 26 लाख रुपए के बदले अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी जो थी वो स्थायी रूप से दे दी थी और बादशाह अंग्रेजों का जो पेंशनर बन गया था। अंग्रेज अब बादशाह को पेंशन देने लगे थे। इसके साथ साथ बक्सर के युद्ध में परास्त होने के पश्चात अवध के नवाब से क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि कर ली और इस संधि के तहत क्या हुआ कि जो कंपनी के सैन्य खर्चे थे उनके लिए 50 लाख रुपए और चुनार की जागीर जो थी वो प्राप्त करी थी। बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ही मुख्य रूप से भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम बना था। अंग्रेजों को बंगाल के नवाब से द्वैध शासन से संबंधित संधि के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी, परंतु निजामत अर्थात प्रशासन का जो दायित्व था ये नवाब के हाथों में था, जिसके बदले अंग्रेजों ने नवाब के नियामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए भी दिए थे। ये उस समय की बातें चल रही हैं। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध था कि कर्मचारी जो थे वे उपहार नहीं दे सकते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह जो था वो क्लाइव द्वारा कंपनी पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर देने से श्वेत विद्रोह हुआ था, क्योंकि कंपनी थी उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सैनिक थे उनको जो डबल भत्ता दिया जाता था उस दोहरे भत्ते को बंद कर दिया था और दोहरे भत्ते को बंद करने से यह श्वेत विद्रोह हुआ था। बात करते हैं, इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। पर्सिवल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा है। जो रॉबर्ट क्लाइव थे इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया और पर्सिवल स्पीयर एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत भी कहा है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के सभी क्षेत्र के लिए, यानी कि जो बंगाल क्षेत्र था उसके समस्त प्रदेश के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब खान राय को नियुक्त कर दिया था। अब जो बंगाल का क्षेत्र था इसके लिए 2 उप दीवान नियुक्त कर दिए गए थे। 2 उप दीवान में कौन कौन थे? सबसे पहले मोहम्मद राजा खान और दूसरा था बिहार के लिए राजा शिताब राय। इन दोनों को ही उन्होंने उप दीवान के रूप में नियुक्त कर दिया था। उसके पश्चात बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल में आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार और उसको मजबूत बनाने
के लिए वारेन हेस्टिंग्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड ने 1785 में महाअभियोग चलाया था। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा गवर्नर जनरल जो कि अंग्रेजों का भारत में था जिस पर इंग्लैंड ने यानी कि ब्रिटेन ने महाअभियोग चलाया था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। तो ये तो थी यहां से जानकारियां। उसके बाद बात करते हैं कि आधुनिक भारत में वारेन हेस्टिंग्स के ये सब बातें हमने पढ़ ली है। उसके बाद बात करते हैं कि 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी थी। बंगाल में जो दोहरा शासन चल रहा था उसकी समाप्ति कर दी गई थी। और साथ ही साथ क्या हुआ कि बंगाल बिहार के नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को दीवानी कार्य करने से भी मुक्त कर दिया था। इसके पश्चात रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी करी गई थी। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो थी वो भी किसके तहत करी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही करी गई थी। उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था वो था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो था वो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पहला मुख्य न्यायाधीश था। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो पहले 3 न्यायाधीशों में बात करते हैं। सबसे पहले चैम्बर्स, दूसरा था लेमेस्टर और तीसरा था हाइड। ये तीनों जो थे ये अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो था एलिजा इम्पे। उसके बाद बात करते हैं कि 1777 में भारत में पहला पैदल सेना द फर्स्ट ब्राह्मण बंगाल में बनाई गई थी जो कि भारतीय अंग्रेजी सेना थी। नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पर मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया जो कि बाद में गलत सिद्ध हुआ था और उसी कारण से 5 अगस्त 1775 में उसे फांसी दे दी गई थी। और बेवरिज ने इस मृत्युदंड को न्याय की हत्या का नाम भी दिया गया था। हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन जो थी, जो कि 26 लाख रुपए थी, ये भी उसे देना बंद कर दिया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ऐसा वायसराय आया था, गवर्नर जनरल आया था जिसने कि मुगल बादशाह को पेंशन देना भी बंद कर दिया था। बात करते हैं कि 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना करी गई थी और खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि कलकत्ता में जो खजाना था, जो राजस्व कर होता था, वो मुर्शिदाबाद में होता था पहले, लेकिन बाद में इसे मुर्शिदाबाद से उठा करके कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? कलकत्ता में। इसने राजस्व बोर्ड पर पहली बार जेम्स ग्रांट को नियुक्त किया था और हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे जिससे उसे भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो अगर बात करी जाए कि भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता कौन था, तो वहां पर भी हेस्टिंग्स का नाम ही आता है। हेस्टिंग्स ने जबरन अवध की बेगम से 105 लाख रुपए वसूल लिए थे और इस घटना को सर अल्फ्रेड लॉयड ने हेस्टिंग्स का घृणित कार्य बताया था। जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने अवध की बेगम से जबरदस्ती 105 लाख रुपए ले लिए थे जिसे इसका घृणित कार्य बताया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हेस्टिंग्स वैसे तो एक महान व्यक्ति था और अरबी, फारसी और बांग्ला भाषा का जानकार भी था। ये तीनों भाषाएं उसे आती भी थी अंग्रेजी के अलावा। उसने चार्ल्स विलिंगटन के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी तथा उसके प्रोत्साहन से 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी करी थी। बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। 1798 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी और इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1782 में कर दी थी। तो ये संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बनारस में। उसके बाद इसी समय क्या हुआ था कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। दस्तक मतलब फ्री पास का प्रयोग अब तो समाप्त कर दिया गया था, परंतु नमक, पान, तंबाकू के व्यापार पर कंपनी का एकमात्र अधिकार था कि जो नमक का व्यापार होगा उस पर, पान का व्यापार होगा वो भी, और तंबाकू का जो व्यापार होगा इस पर कंपनी का एकमात्र अधिकार रहेगा। 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के इंग्लैंड लौटने के पश्चात हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसके विरुद्ध एडमंड बर्क, चार्ल्स जेम्स फोक्स, शेरिडन और गिलबर्ट्स द्वारा महाअभियोग
इम्पीचमेंट की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और अंत में 1785 में जो शुरू किया गया था, इसे अंत में 1795 में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है उनके बाद में, जो कि 1786 से 93 और 1805 तक यहाँ का गवर्नर जनरल रहा था। यह एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारत में ही मर गया था और उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफनाया गया था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति इन्होंने लागू करी थी, जिसके तहत जमींदारों को अब जो भू राजस्व है उसका 90% कंपनी को देना पड़ेगा और 10% जो है वो मात्र 10% अपने पास रखेगा। 90% जो है वो किसे देना पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ेगा। और इसे इस्तमरारी यानी कि जागीरदारी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो स्थायी बंदोबस्त था इसे जागीरदारी प्रथा भी कहा गया और इस्तमरारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कलेक्टरों से न्याय करने का अधिकार छीन लिया गया था कि जितने भी जज होते थे वो न्याय नहीं कर सकते, उनको छीन लिया गया था। और न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करके 4 भ्रमणकारी न्यायालय खोल दिए गए थे, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए भ्रमणकारी न्यायालय खोला, यानी कि चलता फिरता न्यायालय खोल दिया गया था। भारत में कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से बनता है कि कॉर्नवालिस जो है उनको पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा गया है। कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी माना गया है। जो आज हम आईएएस आईपीएस की जो सेवाएं जो सर्विसेज करते हैं जो है, इनका जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा गया। 1853 में इसे प्रतियोगी परीक्षक बना दिया गया और भारत में पहली आईसीएस परीक्षा पास करने वाले बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? वे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जिन्होंने जो पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करी थी। सिविल सर्विसेज परीक्षा पहले केवल इंग्लैंड में होती थी, परंतु 1923 में यह परीक्षा पहली बार कहां पर आयोजित करी गई थी? भारत में आयोजित करी गई थी। और सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम जो उम्र थी वो 23 वर्ष होती थी, लेकिन लॉर्ड लिटन के समय में इस 23 वर्ष को घटा करके कितना कर दिया गया था? मात्र 19 वर्ष कर दिया गया था। तो पहले 23 वर्ष थी लेकिन बाद में इसे 19 वर्ष कर दिया गया था। उसके पश्चात 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने सुधारों को अंतिम रूप देते हुए कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड लागू किया था, जो शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित है। शक्तियां जो थी वो अलग अलग कर दी गई थी, शक्तियां जो थी वो बांट दी गई थी। इसी पर यह मुख्य रूप से आधारित था। बात करते हैं कि इसी के काल में फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 तक। इस युद्ध के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रुओं को पंगु बना दिया है। उसके बाद इसने इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था जो थी वो भारत में भी चलानी शुरू कर दी थी। जिला न्यायाधीश का पद जो था उसका संगठित कर दिया गया था। जिला न्यायाधीश का पद का सृजन भी किसने किया था? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु बहुत जल्द उसकी मृत्यु जो थी वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो गई थी और उसे यहीं पर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही दफना दिया गया था। उसके बाद आते हैं सर जॉन शो, जो कि 1793 से 98 में होते हैं। उसने अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि अहस्तक्षेप की, कोई हस्तक्षेप ना करेगा, इसकी नीति का प्रतिपादन किया था। ये नई नीति उन्होंने लागू करी थी। उसका मानना था कि हम न तो किसी को मित्र बनाएंगे और ना ही किसी को शत्रु बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो भारत में साम्राज्य विस्तार करना नहीं है बल्कि व्यापार करना है। वो कहते थे कि हम भारत में व्यापार करने आए हैं, हम साम्राज्य बढ़ा करके नहीं करेंगे। ये नीति थी सर जॉन शो की। लेकिन ऐसा कहते कहते हुए भी उन्होंने पूरा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश आदि पर कब्जा कर रखा था। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने यहां स्थापित कर दिया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलजली, 1798 से 1805। इसने भारत में 1798 में सहायक संधि पद्धति शुरू करी थी। इससे पहले की व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? है डुप्ले ने करी थी। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? सबसे पहले तो हैदराबाद 1798, मैसूर 1799,
तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1810, पेशवा दिसंबर 1801, बरार और भोसले दिसंबर 1803 और सिंधिया 1804। ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद इसी के काल में ही, लॉर्ड वेल्लेस्ली के काल में ही क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान के साथ में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था और 1799 में ही ईरान के शाह के पास में मेहंदी अली खान नामक दूत भेजा गया था। 1800 में एक नया दूत जिसका नाम था जॉन मैल्कम, उसको भी भेजा गया था, जिसमें दोनों पक्षों में इस आशय की संधि हुई कि ईरान का शाह जो है वो अपने यहां फ्रांसीसियों को आने की अनुमति जो है वो प्रदान नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य जो था वो था भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है, उसका कार्य होता था। लॉर्ड वेल्लेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, लायन ऑफ बंगाल कहता था लॉर्ड वेल्लेस्ली। और वेल्लेस्ली ने ही 1799 में सबसे पहले समाचार पत्रों का सेंसरशिप भी जो था वो लागू कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स के अलावा लॉर्ड वेल्लेस्ली ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का पालन किया था। उसके बाद आता है सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 7 तक। सर जॉन शोर की तरह ही हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था इन्होंने भी, और जो देसी रियासतें थीं इनके प्रति इन्होंने शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। इसके समय वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। भारत में होने वाला यही पहला ऐसा सैनिक विद्रोह था। यह विद्रोह माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने के बदले हुआ था। यानी कि जो अंग्रेज थे वो ये कहते थे कि माथे पर तिलक नहीं लगाया जाएगा और कानों में बालियां जो पहनी गई थी उन पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण से जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, जो कि 1807 से 1813 तक रहते हैं। भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पहली बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ को मिंटो ने ही महाराज रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, जहां 1809 में अमृतसर की संधि जो थी वो करी गई थी। इसी समय में 1813 में ही चार्टर एक्ट जो था वो भी पारित कर दिया गया था और 1813 में ही चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गई थी कि कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा की प्रगति पर खर्च करेगी। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक, इसके समय में जो पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो कि 1814 से 16 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकलसन और जनरल गिली सिपाही आदि नायक थे। उसके बाद इस युद्ध में गोरखाओं की पराजय के बाद संगोली की संधि हुई थी 1816 में। इस संधि से भारत के कुमाऊं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल और शिमला जैसे स्थान थे और सिक्किम जो था उसको भी स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का श्रेय भी जाता है। जो लॉरेन हेस्टिंग्स था उससे पिंडारियों के दमन का श्रेय भी जाता है। ये हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही जातियों के थे और भैरव की पूजा बाबा भैरव की पूजा करते थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे करीम, मोहम्मद वासिल और चीतू। ये इनके प्रमुख नेताओं के नाम है। उसके बाद हेस्टिंग्स ने इनके दमन का लक्ष्य बनाया और पिंडारी बुरी तरह से पराजित हुए थे। उनके नेता जो थे वासिल मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली और करीम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे गाजीपुर के रियासत दे दी गई और चीतू को जंगल में शेर खा गया था। जो चीतू जो था उसे ही जंगल में शेर ने खा लिया था। उसके पश्चात बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को अपने प्राकृतिक शत्रु कहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था इसने जो मराठे थे उनको अपना प्राकृतिक शत्रु कह दिया था और राजपूतों को प्राकृतिक मित्र बताया था। इसी समय में ही 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 लागू किया गया था। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो किसानों को अब भूमि से अब बेदखल नहीं किया जा सकता। किसान जो है उन्हें अब किसी भी हाल में उनकी भूमि से बेदखल करना वर्जित है, प्रतिबंधित है। उसके बाद बात करते हैं
कि हेस्टिंग्स के समय में ही सर टॉमस मुनरो 1820 में मद्रास का गवर्नर बना और इसने मालाबार, कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरई, डिंडीगुल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि किसानों को सीधे भूमि का मालिक मान लिया गया था और हेस्टिंग्स ने प्रेस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए थे उन सभी प्रतिबंधों को हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया था, प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था और प्रेस के मार्गदर्शन के कुछ नियम भी निर्धारित कर दिए थे। 1817 में प्रथम भारतीय गंगाधर भट्ट ने बंगाल गजट नामक का समाचार पत्र भी निकाला था। तो अगर बात करी जाए कि पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जो कि किसने निकाला था? गंगाधर भट्ट ने। उसके बाद बात करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए कलकत्ता में इसने एक कॉलेज की स्थापना करी थी और इसी समय में पुनर्जागरण आंदोलन जो था वो भी शुरू हो गया था। इसके कार्यकाल में कलकत्ता में 1814 में इंडियन म्यूजियम बना और जो कि देश का सबसे पुराना म्यूजियम भी है। इंडियन म्यूजियम जो है वो सबसे पुराना म्यूजियम है भारत देश में। इसी के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी 1817-18 में हुआ था और हेस्टिंग्स ने इस युद्ध में मराठों को हराया था, जिसे मराठा संघ का भी अंत हो गया था और पूना की संधि 1817 में करी गई थी। इसने पेशवा बाजीराव द्वितीय को 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया था और मराठा साम्राज्य जो था इसका भी पतन यहां पर हो गया था। उसके बाद बात करते हैं जॉन एडम्स 1823 में। यह हेस्टिंग्स की जगह अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, यानी कि स्थायी नहीं था ये तो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था और अस्थायी गवर्नर जनरल जो थे नियम के अनुसार मात्र 7 महीने के लिए भारत में रहते थे। इसने प्रेस पर प्रतिबंध भी आरोपित किया था। तो ये जानकारियां थी जॉन एडम्स के बारे में जो कि यहां पर एक अस्थायी गवर्नर जनरल बनकर के आए थे। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से 1828 तक रहे थे। इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो कि 1824 से 26 में हुआ था, जो यानडूब की संधि जो कि 1826 में हुई थी ये संधि इसमें समाप्त हुआ। इसके तहत अराकंद और मणिपुर भारत को मिले और रंगून में एक रेजिमेंट भी नियुक्त करी गई थी। 1824 में बैरकपुर छावनी का विद्रोह हुआ जिसका कारण यह था कि सैनिकों को तिलक लगाने से मना कर दिया गया था क्योंकि एक धार्मिक चिन्ह था और सभी को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था। ये अंग्रेज कहते थे कि सभी व्यक्ति धार्मिक चिन्ह नहीं लगाएंगे, जो कि माथे पर तिलक लगाया जाता है ये नहीं लगाएंगे, साथ साथ समुद्र के पार जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। वो ऐसा समझते थे कि समुद्र पार करना उनकी नियमों के, धार्मिकता के विरुद्ध है, इसलिए ये सब विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद जॉन एडम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, एमहर्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये थी आज की कुछ वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी। तो देखिएगा, ये पूजा पब्लिकेशन की IAS PCS स्पेशलिस्ट बुक से मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो आप इस नंबर पे फोन करके PDF या इस बुक से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से संशोधित बुक है जो कि अब देखिए आधुनिक भारत में यूरोपीय आगमन में भी पढ़ लिया और गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे हैं, जिसके पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन भी भारत में शुरू किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञानकोश Facebook पेज से जुड़े और ज्ञानकोश नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है वहां से भी जुड़े। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।